आज हम लोग प्रीवियस ईयर को देखते हैं, सेट नंबर 1 को। चलिए, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये पाई गई थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। रंगपुर भादर नदी। लोथल भोगवा नदी। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ठीक है, चलिए, लोथल से ही क्या मिला है? गोदीबाड़ा मिला हुआ है। हड़प्पा से ही 837 सावधान मिला है। मोहनजोदड़ो से महास्नानागार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चौवालीसवें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो आर्टिकल 300 के क को रखा है। संपत्ति के अधिकार को विविध अधिकार कर दिया गया है, कानूनी अधिकार कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार। भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, कहाँ से, किस प्राचीन भारतीय एक मंत्र है, कहाँ से लिया गया इसको? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा शक्ति को स्वायत्त रूप से स्पष्ट व्यक्त किया गया है? तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है 5 रिट, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 रिट जारी करती है। बोला गया है कि किस आर्टिकल 2 में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। ये पूछ चुका है, ये फिलहाल सिविल कोर्ट का जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित, किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो काला अशोक के द्वारा। पहला किसके द्वारा? पहला आजाद शत्रु। ठीक है, दूसरा काला अशोक के द्वारा, तीसरा अशोक के द्वारा, और चौथा जो आयोजित किया गया था वो थे कनिष्क। पहला कहाँ किया गया था? पहला राजगिरी में, दूसरा कहाँ किया गया था? वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, कथन और कारण। कथन है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। बिल्कुल सही है। कारण, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कारण में मदद करती है। बिल्कुल गलत है। तो कथन सही है और कारण गलत है। ए सही है, आर गलत है, यही ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था 2013 में। इस बार 2024 के चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें नोटा का सर्वाधिक वोट जो पड़ा है इंदौर में पड़ा है। ठीक है,
2.8 लाख पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। जीडीपी में कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देती है? कौन सा क्षेत्र योगदान देती है सबसे ज्यादा? ये योगदान देती है आपकी तृतीय क्षेत्र। सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र देती है, इसके बाद सेकेंड में द्वितीय क्षेत्र और तृतीय में तृतीय क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये सबसे नीचे ग्रेट निकोबार द्वीप के पास ये स्थित है आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? इसको ध्यान से देखें आप लोग, हमेशा इसमें मिस्टेक होता है, नहीं या है, इसको देखेंगे हमेशा आप लोग। तो चीन के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, ताजिकिस्तान के साथ नहीं लगती है। अगला 11 नंबर सवाल चलते हैं हम लोग। नीलगिरी की पहाड़ियाँ के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, बिल्कुल सही है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, ये भी सही है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है आपका। ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में आती है। जो ये नीलगिरी की पहाड़ी है वो तमिलनाडु का मुख्य हिस्सा है, तमिलनाडु का हिस्सा है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अरावली पर्वतमाला किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हरियाणा से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, दिल्ली तक है, राजस्थान से दिल्ली तक। यह महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है यह। ठीक है, 13 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए? पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित है? तो मालाबार तट है। कोरोमंडल तट पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट का हिस्सा है, पूर्वी तट का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? फिर यहाँ पे नहीं है पूछा हुआ है। सवाना है, प्रेरी है, फेन नहीं है, आपका स्टेपी है। ठीक है, तो सवाना कहाँ पाया जाता है? सवाना अफ्रीका में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, और स्टेपी आपका कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। ठीक है, कोई दिक्कत इस पर नहीं। चलिए आगे। 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो ये लाया था बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था 1793 में। यह 3 तरह का होता था। एक होता था अस्थाई बंदोबस्त, एक होता था रैयतवाड़ी, एक होता था महालवाड़ी। इसमें पैसा वसूलने का जो काम होता था, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार करता था और रैयतवाड़ी में आपका किसान करता था। इसमें गांव के महाल लोग, मुखिया लोग करते थे इसमें पैसा वसूलने का काम। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटोरी उच्च न्यायालय से संबंधित है? ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है आपका 241 है। ठीक है, भाग कितना पड़ेगा? तो भाग 8 में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पहला किया था हेराई डोवर मॉडल, हेराई डोवर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और दूसरा जो था पीसी महालनोबिस के तहत था। आगे चलते 19 नंबर। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के कुछ उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसमें क्या हुआ था कि 1939 में 38 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, लेकिन 1939 में गांधी जी के जो उम्मीदवार के तौर पर पट्टाभी सीतारामैया को किए हुए थे, उठाए हुए थे, उसमें ये राजेंद्र प्रसाद से हार गए थे ये। ठीक है, तो कुछ विवाद को लेकर ये क्या किए कि जीत तो गए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो त्याग पत्र दे दिए और फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में स्थापना किए सुभाष चंद्र बोस, और इस कुछ समय के लिए राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा पिटाभी सीतारामैया। आगे चलते हैं हम लोग। आज का लास्ट सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 में। बोले थे 1868 में बोले थे कि एक आदमी के पास 20 रुपये बताए थे। वो बोले थे कि पहला आय की गणना दादा भाई नौरोजी 868 में बताए, 1868 में, और पहली आय की गणना 20 रुपये बताए थे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं।